सीमा आंटी की मदद से ही उसे उनका किराएदार बनने का मौका मिला था। सीमा आंटी के ऊपर वाले फ्लोर में नीतू बतौर किराएदार बनकर रहती थी। इस पार्टी में आने के लिए सीमा आंटी ने ही जोर दिया था। वह पार्टी की गहमा गहमी से अलग नीतू अलग थलग जूस का गिलास लिए किनारे की कुर्सी पर बैठी थी। अचानक अपने सामने कुर्सी खींचकर बैठे शख्स को उसने ध्यान से देखा। मुझे पहचाना? मैं सुमित, उस शख्स ने पूछा। हाँ हाँ, उसने कहा। उस शख्स को तो वह भूल ही नहीं सकती थी। 10 वर्ष पूर्व वह उसे देखने आया था और इस प्रकार संकोच में बैठा था मानो कोई दुल्हन हो। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की तेज तर्रार नीतू के सामने उसके बोलने की क्षमता जैसे समाप्त हो गई थी। नाम पूछने पर जब उसने अपना नाम सुमित बताया तब वह खूब हंसी थी और आहत व अपमानित सुमित चुपचाप बैठा रहा था। बाद में नीतू ने घर वालों से कह दिया था कि उसे ऐसे दब्बू भोंदू सुमित में कोई दिलचस्पी नहीं है। वह पहले प्रशासनिक सेवा में जाना चाहती है। किंतु आज 10 वर्ष के बाद सुमित पूरा सामर्थ्यवान पुरुष लग रहा था। उसकी भेदती दृष्टि का वह सामना नहीं कर पा रही थी। बातचीत से पता चला कि वह बैंक मैनेजर हो गया है। उसके द्वारा बताने पर कि वह सिंचाई विभाग में बतौर स्टेनो का काम कर रही है तो वह व्यंग से मुस्कुराया। आप तो प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहती थी। चाहने से ही तो सब संभव नहीं हो जाता ना, उसने बेजारी से कहा और जाने के लिए उठ खड़ी हुई। वहाँ रुकना अब उसे भारी लग रहा था। सीमा आंटी से इजाज़त लेकर जब वह अपने कमरे में लौटी तो दरवाजे का ताला खोलते ही उसके हाथ काँप रहे थे। सर्वप्रथम आईने में उसने स्वयं को अवलोकन किया। 30 वर्ष की उम्र में भी वह सुंदर और कमनीय लग रही थी। इससे उसे कुछ संतोष का अनुभव हुआ। बिस्तर पर लेटते ही उसका दिमाग अतीत में भटकने लगा। वह माँ बाप की इकलौती पुत्री व दोनों भाइयों की लाडली छोटी बहन थी। पढ़ाई में हमेशा अव्वल रहने के कारण उसके ख्वाब बहुत ऊंचे थे। वह उच्चाधिकारी बनकर घर परिवार की सहायता करना चाहती थी। इसके लिए प्रयत्न भी कर रही थी, किंतु विश्वविद्यालय के रंगीन वातावरण और सहशिक्षा के आकर्षण ने उसे मनचली बना दिया था। साथ ही छात्रों द्वारा दिए गए कमेंटों ने उसे रोमांच का अनुभव होता था। अतः मानसिक भटकन का दौर आरंभ हो गया। नीतू अपनी उन सहेलियों को हिकारत भरी नज़रों से देखती जो शादी करके बच्चे पाल रही थी। विवाहोपरांत रोटी बनाकर घर में जीवन व्यतीत करने वाली स्त्रियां उसे गुलामी की प्रतीक लगती। उसके संपर्क में आने वाले लोग जब उससे पूछते कि वह शादी कब तक करेगी तब वह कहती कि पढ़ाई पूरी करके नौकरी में जमने के बाद ही वह इस बारे में सोचेगी। उस दौरान आए सभी रिश्ते उसने बेदर्दी से ठुकरा दिए थे। अतः घर वालों ने उसे उसकी मर्जी पर छोड़ दिया था। उसने प्रशासनिक सेवा की प्रतियोगिता परीक्षा में 2 बार प्रयास किया, किंतु असफल रही। हार कर वह बैंक की नौकरी के लिए कोशिश करने लगी, किंतु वहाँ भी सफलता हाथ न लगी। उसकी लगभग सभी सहेलियों ने विवाह करके घर बसा लिए, किंतु उसे किसी मामूली पुरुष से विवाह करना कबूल न था। नीतू को ऐसे लोगों और ऐसी व्यवस्था से भी घृणा होती थी जो एक लड़की की सारी खूबियों व योग्यता को शादी के मापदंड पर तोलते थे। वह शादी की अहमियत समझती थी, लेकिन मन के मुताबिक आदमी भी तो मिलना ज़रूरी था। उसे मनमाफिक नौकरी भी नहीं मिली थी। नौकरी के नाम पर बस स्टेनो का जॉब मिला था। उसने शुरू में सोचा कि अच्छी नौकरी मिलने पर इसे छोड़ देगी, किंतु बाद में यही नौकरी उसकी नियति बन गई। कई वर्ष बाद इस शहर में स्थानांतरण होने के बाद सब कुछ शांत व घटना विहीन चल रहा था, किंतु सुमित से हुई भेंट ने मानो शांत जल में कंकड़ फेंक दिया था। उसे याद आया कि उसने क्या कुछ सोचा था, किंतु उसे क्या मिला। शायद यह था सपने और यथार्थ में अंतर। इत्तेफाकन इस बीच नीतू की सुमित से कई बार भेंट हुई। उसने उसे स्कूटर पर लिफ्ट भी दी, साथ साथ कॉफ़ी भी पी। इसके अलावा सुमित अक्सर उसके छोटे से कमरे में भी पहुंच जाता। नीतू को सुमित का इत्तेफाकन या जानबूझकर इस प्रकार मिलना
उसमें रुचि जाहिर करना अच्छा लगता। कभी कभी वह उसके शरीर या चेहरे पर प्रशासनिक दृष्टि डालता, कभी उसके कपड़ों को आकर्षक बताता। नीतू एक अनजाने आकर्षण की गिरफ्त में आ गई थी। वर्षों पहले उसके ऊंचे उड़ते ख्वाबों ने जिस व्यक्ति को नाकाबिल सिद्ध कर दिया था, आज हृदय उसे अपनाने को उत्सुक हो उठा था। वह बेसब्री से उसके उस विशेष प्रस्ताव की प्रतीक्षा कर रही थी जो उन्हें एक अटूट बंधन में बांध देता। एक रात मम्मी ने नीतू को फ़ोन करके कहा, नीतू, तेरे अमित चाचा की लड़की अर्चना आजकल लखनऊ में ही रह रही है। उसका जेठ अजय अभी 2 सप्ताह पूर्व ट्रांसफ़र के बाद वहाँ पहुँचा है। वह अपर पुलिस के अधीक्षक हैं। शादी के 4 महीने के अंदर ही किसी कारणवश उसका तलाक हो गया था। उस घटना के 10 वर्ष के बाद वह पुनः विवाह का इच्छुक है। अर्चना ही सब कुछ बताया था। तू कल ही जाकर अर्चना से मिल ले। मम्मी, तुम्हें वहाँ बैठकर भी चैन नहीं है क्या? नीतू उखड़ कर बोली। देख नीतू, तू कोई बच्ची नहीं है। सब कुछ समय से अच्छा लगता है। शादी ब्याह की भी एक उम्र होती है। क्यों, क्या हो गया मुझे? बूढ़ी हो गई हूँ। इस उम्र तक शादी नहीं हुई तो क्या किसी से भी शादी कर लूँ? वह फ़ोन पर ही चीखने लगी। नीतू, माँ बाप बच्चों को राह दिखाने के लिए सदैव जीवित नहीं रहते। तुम अर्चना का पता लिखो। कहने के बाद मम्मी ने उसे अर्चना का पता बताया। मम्मी के ठंडे नाराजगी भरे स्वर ने नीतू को संयत कर दिया। उसने चुपचाप पता लिख लिया। अर्चना उसकी चचेरी बहन थी। बचपन से ही वे एक दूसरे की प्रतियोगी थी। उनमें ज़रा भी नहीं पटती थी। अर्चना सुंदर थी। उसका विवाह एक करोड़पति परिवार में हुआ था। वह नीतू और उसकी महत्वाकांक्षाओं का अक्सर मजाक उड़ाती थी। नीतू उससे दूर ही रहती थी। उससे मिलकर उसमें हीन भावना जागृत हो जाती थी। आज उसी अर्चना की मार्फत से उसके लिए दुहाजू व्यक्ति का रिश्ता आया था। अपनी विवशता पर उसे रोना आया, किंतु उसे अर्चना के घर जाना ही था, अन्यथा मम्मी बेहद नाराज हो जाती। अगले दिन नीतू ने कार्यालय से छुट्टी ले ली और अर्चना के घर जाने के लिए तैयार हो गई। वह तैयार होकर खुद को आईने में निहार रही थी कि तभी मकान मालकिन का नौकर उसे ताज़े फूलों का एक गुलदस्ता और एक चिट दे गया। चिट में लिखा था, मिस नीतू, कल किसी विशेष मसले पर बात करने के लिए आपसे मिलूंगा। कार्यालय के बाहर मेरा इंतज़ार करिएगा। सुमित। नीतू के अधरों पर मुस्कुराहट आ गई। उसे लगा कि यह विशेष मसला अवश्य ही विवाह का प्रस्ताव होगा। वह अर्चना से मिलने उत्साह से चल पड़ी। अर्चना का घर ढूंढने में उसे विशेष परेशानी नहीं हुई। आलीशान घर के बाहर खड़ी लंबी विदेशी गाड़ी देखकर उसे कोफ्त हुई कि वह तो बस्सों में धक्के खाती है और यहाँ अर्चना मौज उड़ाती है। ठंडी सांस लेकर उसने घंटी दबा दी। दरवाज़ा वर्दीधारी नौकर ने खोला। वह आदर से उसे बैठाकर अंदर चला गया। कुछ देर में अर्चना वहाँ आई। उसे देखकर नीतू आसमान से ज़मीन पर गिरी। दुबली पतली अर्चना की तुलना वह सामने खड़ी भीमकाय महिला से बिल्कुल नहीं कर पा रही थी। उसकी कमर, गले, हाथों, बाहों पर अतिरिक्त मांस की थैलियां लटक रही थी। मोटापे के कारण दोनों बाहें शरीर से अलग फैले अंदाज में झूल रही थी। मुझे पता था कि तुम खुद ही मुझसे मिलने आओगी। वह व्यंग से हंसी रही थी। उसका शरीर हंसी के साथ हिलने लगा। उसका व्यंग्यात्मक लहजा नीतू को अपमानजनक लगा। यह मोटी सोच रही होगी कि मैं उसके जेठ से विवाह के चक्कर में भागी चली आ रही हूँ, नीतू ने सोचा, लेकिन नपे तुले लहजे में कही, मम्मी ने तुमसे मिलने को कहा था इसलिए चली आई। खैर, तुम सुनाओ, आजकल क्या खा पी रही हो? तुम्हारा तो काला कल्प हो गया है। पल भर के लिए अर्चना का चेहरा उतर गया, लेकिन संभलते हुए उसने घमंड भरे लहजे में कहा, सेठ दिनेश प्रताप की इकलौती बहू भला क्या खाएगी पिएगी? यह कोई पूछने की बात है? तुम्हारी तरह मुझे रोटी की चिंता तो नहीं, इसलिए थोड़ा मांस चढ़ाया है शरीर पर। खैर तुम सुनाओ, किसके इंतज़ार में अभी तक कुंवारी बैठी हो? नीतू तिल मिला गई।
लेकिन संतुलित लहजे में बोली, किसी की प्रतीक्षा में कुंवारी नहीं बैठी हूँ। परिस्थितियाँ ही कुछ ऐसी बन गई कि शादी की नौबत नहीं आई। नीतू के रूखे से अर्चना भी नरम पड़ गई। उसने कहा, नीतू, ये तेरे लिए खुशी की बात है। अजय भाई साहब से तेरे रिश्ते की बात चली है। यदि वह तुझे पसंद कर लेते हैं तो तू झट से विवाह की तैयारी शुरू कर दे। अर्चना की बात को नीतू खिन्न भाव से सुनती रही। उसे अर्चना के DYSP जेड में तनिक भी रुचि न थी। तभी नौकर चाय के लिए बुलाने आया। अर्चना ने घुटनों पर बल देकर एक छोटे से उफ के साथ अपनी विशाल काया को उठाया। हिरनी सी दौड़ने वाली सुंदर दुबली पतली अर्चना याद आई नीतू को। दीदी की शादी में मंगल गीतों में ठुमकती अर्चना को देखकर ही तो उदय मोहित हो गया था। फिर उनकी शादी भी हो गई थी। सुंदर अर्चना का रूप, गर्व और व्यंग्यात्मक बातें नीतू को कभी अच्छी नहीं लगती थी। अर्चना की खूबसूरती का वर्तमान हाल विश्वास के काबिल न था। इस वक्त अर्चना नीतू की सुगठित शरीर व आत्मविश्वास से भरी मुखाकृति को दबी छिपी दृष्टि से देख रही थी। चाय क्या, अच्छी खासी दावत का इंतजाम था। नीतू को खाने के लिए कहकर अर्चना विभिन्न तस्तरियों में सजी मिठाइयों पर टूट पड़ी। पिज्ज़ा, कचौड़ियाँ, कटलेट जैसे व्यंजनों से मेज अटी पड़ी थी। अर्चना की खुराक ने उसकी वर्तमान सेहत का राज खोल दिया। तभी भारी बूटों की आवाज़ से घर गूंज उठा। नीतू चौंक कर बूटों की आवाज़ की दिशा में देखने लगी। एक 6 फुट ऊंचा व्यक्ति बेझिझक अंदर आ गया। अर्चना, अकेले अकेले चाय पी जा रही है? आइए आइए, नीतू आई है। इसके बारे में मैंने आपसे बताया था ना। अर्चना ने खड़ी होकर आंचल सिर पर डालने का उपक्रम किया। ओ अच्छा, कहकर वह नीतू के बिल्कुल बगल की सीट पर बैठ गया। एक भरपूर नज़र उस पर डालकर वह खाने में जुट गया। अपर पुलिस अधीक्षक की वर्दी उसके मजबूत शरीर पर जच रही थी। सिर पर घने बाल थे। कनपट्टी के सफ़ेद बालों को छिपाने का यत्न नहीं किया गया था। मोटी मूछें और जुड़ी भवें उसकी सख्त प्रवृत्ति को सिद्ध कर रही थी। आप यहाँ अकेली रहती हैं? अचानक अजय ने पूछा। जी, नीतू ने संक्षिप्त सा उत्तर दिया। तब तो आपकी शामें हम लोगों के साथ ही बीतनी चाहिए, उसने अर्थपूर्ण स्वर में कहा। नीतू ने उत्तर नहीं दिया। उसकी चुप्पी पर अजय ने लापरवाही से कंधे उचकाए और चाय सिप करने लगा। नाश्ते के बाद वह वहाँ से चला गया। उसमें अपने रुतबे की हेकड़ी थी। नीतू शाम तक वहाँ ठहरी। अंधेरा होने से पहले वह उठ खड़ी हुई। अर्चना उसे छोड़ने बाहर आई। लॉन में अजय चेक की शर्ट और जींस पहने अपने माथहतों से घिरा बैठा कुछ फाइल देख रहा था। उसके होठे पर सुलगती सिगरेट थी। नीतू को देखकर उसने सिगरेट फेंक दी और उसके पास आ गया। नीतू जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, अजय ने कहा। मुझे भी, नीतू ने औपचारिकता निभाई। मैं आपसे मिलकर कुछ महत्वपूर्ण फैसले करना चाहता हूँ। क्या कल हम पुनः मिल सकते हैं? उसने आग्रह किया। नीतू हिचकिचा गई। वह अजय से पुनः मिलना या बात करना चाहती ही नहीं थी। उसे सुमित से मिलकर कोई महत्वपूर्ण निर्णय करना था, मगर इस तरह किसी के अनुरोध को नकारना असभ्यता होती। इसलिए भरसक नम्र होकर उसने कहा, कल शाम को यदि मौका मिला तो मैं फ़ोन कर दूंगी। ओके, अजय ने कहा। उसका चेहरा उतर गया। वह उल्टे पैर अपने सहयोगियों के पास लौट गया। हाथ आए, अच्छे अवसर को गंवाना सरासर मूर्खता है नीतू। भाई साहब ने तो तुझे पसंद भी कर लिया था, अर्चना ने कहा। महत्वपूर्ण फैसले सोच समझ कर किए जाते हैं, नीतू ने मुस्कुरा कर कहा। तुझे क्या लगता है कि अब भी सोचने समझने का वक्त बाकी है? मुझे तो लगता है कि तेरे भाग्य में अविवाहित रहना ही लिखा है। ताई जी के कहने पर मैं बेमतलब में इस झमेले में फंसी, अर्चना ने नाराज स्वर में कहा। तुम्हारी शुभेच्छा के लिए धन्यवाद। मैं फ़ोन करूँगी। कभी मेरे यहाँ भी आना, नीतू ने कहा। पर अर्चना चुप रही। नीतू तेजी से बाहर निकल गई। घर पहुँचने पर उसे बाहर ही मकान मालकिन मिल गई। आज तो बहुत अच्छी लग रही हो।
ऑफिस नहीं गई थी क्या? कहाँ से आ रही हो? कजिन से मिलकर आ रही हूँ। नीतू उनके प्रश्नों की बौछार से घबरा गई। यह बताइए, कोई मुझसे मिलने आया था क्या? हाँ, सुमित आया था। अच्छा अच्छा, वह तो कल मिलने आने वाला था, आज ही चला आया। नीतू, सुमित को तुम कैसे जानती हो? कई वर्ष पहले उससे मिली थी, अब यहीं भेंट हुई है। इन वर्षों में तुम लोग एक दूसरे से नहीं मिले? नहीं, लगभग 10 वर्ष के बाद हम मिल रहे हैं। नीतू, सुमित अक्सर तुमसे मिलता है। मुझे लगता है तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो। आप ठीक समझ रही हैं आंटी। इसीलिए कोई निर्णय लेने के लिए वहाँ आने वाला है। क्या यह तुम अच्छा कर रही हो? मेरा मतलब सुमित के बीवी बच्चों से है। क्या उनके साथ अन्याय नहीं हो रहा है? क्या वह विवाहित है? मकान मालकिन की बात सुनकर नीतू को जोरदार झटका लगा। मुझे आश्चर्य है तुम इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के बिना उससे मिलती रही हो। मकान मालकिन के स्वर में कड़कड़ाहट थी। दरअसल नीतू को सुमित एक सुखद सपने सा लगा था। वह जानबूझकर उन अप्रिय सवालों से दूर रहना चाहती थी जो उसके सपनों को तोड़ देते। फिर सुमित ने स्वयं भी तो कुछ नहीं बताया। उसे लगा होगा कि वह जीवन के उस पड़ाव पर है जहाँ मात्र एक पुरुष साथी ही संतोष के लिए पर्याप्त होता है। वह उससे फ्लर्ट कर रहा था। घर में पत्नी बच्चे थे और वह उसे मनोरंजन के साधन के रूप में इस्तेमाल कर रहा था। मकान मालकिन गौर से नीतू की उड़ गई रंगत और लाल आंखों को देख रही थी। उनके चेहरे पर सहानुभूति थी। नीतू चुपचाप कमरे में आ गई। वह बहुत देर तक सोती रही। उसे कई बार वक्त के थपेड़ों से मार्मिक आघात लगा था जिसने उसके स्वाभिमान को छत विछत कर दिया था। परंतु आज की घटना से तो उसका विश्वास ही डोल गया। उसका विवेक चेतना शून्य हो गया था। वह धोखेबाज महत्वपूर्ण निर्णय के लिए आएगा, शायद बिना शादी के साथ रहने के लिए कहे। क्या वह बर्दाश्त कर पाएगी? अचानक कुछ सोचकर नीतू झटके से उठी। उसने आंसू भरे चेहरे को इस तरह पोंछा जैसे जीवन से अवसाद को पोंछ रही हो। कमरे से निकलकर वह मकान मालकिन की बैठक में पहुंची। वहाँ कोई नहीं था। उसने फ़ोन पर नंबर घुमाया। उधर से जिस भारी भरकम स्वर ने हेलो कहा, वह उसकी अपेक्षा कर रही थी कि वही रिसीवर उठाए। वह अजय ही था। नीतू ने कहा, अजय जी, आप महत्वपूर्ण फैसले के लिए मुझसे मिलना चाह रहे थे। मैं कल शाम आपकी प्रतीक्षा करूंगी। तो मोहतरमा को मौका मिल गया। बंदा कल हाजिर हो जाएगा। अजय की जीवन से भरपूर आवाज़ ने नीतू के कानों में नवजीवन की घंटियां बजा दी। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी यहीं समाप्त हो गई। अगर कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। साथ ही साथ अगर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी से।